नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे जहाँ से पहला पार्ट हम लोग छोड़े थे उत्तर प्रदेश बजट का, वहाँ से आज हम लोग दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं दूसरी पॉइंट। तो इस तरह से दोस्तों देखते हैं दूसरी पॉइंट में कि मुख्यमंत्री हरित सड़क अधोसंरचना विकास योजना कोष्टक में है जो है शहरी के अंतर्गत 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दोस्तों इस तरह से बजट में पूछ सकता है क्वेश्चन, वहाँ भी पूछ सकता है एग्जाम में कि मुख्यमंत्री हरित सड़क अधोसंरचना विकास योजना जो शहरी के अंतर्गत शुरू किया गया उसके लिए बजट में कितने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगले पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में प्रदेश के शहरों को बाढ़ जल भराव की समस्या से मुक्त कराने के लिए नगरीय बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। दोस्तों पूछ देगा कि अब की बार बजट में नगरीय बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी योजना किस लिए प्रारंभ की गई है। तो शहरों को बाढ़ एवं जल भराव की समस्या से मुक्त करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट थोड़ा हो जाता है, तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा। अगली पॉइंट दोस्तों देखते हैं नागरिक उड्डयन। दोस्तों नागरिक उड्डयन में देखते हैं कि बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसमें लिखा है कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में मात्र 4 एयरपोर्ट संचालित थे। कितने? 2017 से पूर्व, जबकि वर्तमान में 16 एयरपोर्ट संचालित है। कितने एयरपोर्ट संचालित है दोस्तों? 16 एयरपोर्ट वर्तमान में संचालित है। प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं। जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र संचालित होने से 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। दोस्तों अभी तक केवल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में संचालित थे, लेकिन जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये नोएडा में है संचालित। ये संचालित होने से 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। तो ये पूछ सकता है कि आखिरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कौन संचालित हो रहा है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आप लोग बताएंगे। तो दूसरे पॉइंट में देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। वाराणसी अलीगढ़ श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल 1 का विकास, आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल संबंधी सेवाओं का विकास तथा ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पॉइंट देखा। तो इस तरीके से दोस्तों जो एयरपोर्ट है नागरिक उड्डयन में जितना व्यवस्था किया गया उसको हमने पढ़ा दिया है। इस तरह दोस्तों देखते हैं आयोजना में क्या किया गया है। दोस्तों इसमें पहली पॉइंट है शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें सर दोस्तों पूछ सकता है कि शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान हेतु तो कितने करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आप लोग इसमें बताएंगे कि कितने का 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट में क्या कह रहा है। दोस्तों अगली पॉइंट में यह है कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट में दिया है कि क्रिटिकल गैप्स योजना के लिए 152 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगली पॉइंट में है प्रदेश के पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में स्थित जनपदों के अंतर क्षेत्रीय विषमताएँ एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रमशः 575 करोड़ और 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दोस्तों ये पूछने की संभावना है कि पूछेगा कि पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में स्थित जनपदों में अंतर क्षेत्रीय विषमताएँ एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से इन योजनाओं में जैसे पूर्वांचल के लिए 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था और बुंदेलखंड के लिए 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह के दोस्तों आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं। इसमें ग्रामीण विकास से संबंधित बजट में क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 25-26 में 34 करोड़ रुपए की व्यवस्था 34 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। हाँ तो दोस्तों ग्रामीण विकास से संबंधित देखते हैं कि ग्रामीण विकास से संबंधित क्या प्रावधान किया गया है बजट में। दोस्तों महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में 34 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य अनुमानित किया गया, जिसके लिए 5372 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये ग्रामीण वाला जो क्षेत्र होता है, ग्रामीण वाला क्षेत्र दोस्तों इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इस वजह से दोस्तों कई बार मिलान में आ जाता है कि किस योजना पर या किसी
कोई नई योजना चालू की गई है भारत सरकार की या यूपी सरकार की, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं सभी स्टेट में लागू की जाती हैं, तो उसमें कितने का प्रावधान बजट में किया गया है यूपी में। तो यूपी में देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 25-26 में इसमें पूछ सकता है कि दोस्तों, कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 2025-26 में कितने करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य किया गया है। इसमें आप बताएंगे 34 करोड़। और दोस्तों किया गया कि बजट में कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, तो 5,372 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसमें फिर देखते हैं, पॉइंट कलर चेंज कर देते हैं। तो दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ना कि शहरी क्षेत्रों में, के अंतर्गत 36 लाख मकान बनाए गए। इसमें बजट में बताया गया है कि 36 लाख अब तक मकान बना दिए गए हैं। इसके तहत, किसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के तहत चलाई जा रही है, मकान बनाए गए। इस योजना के लिए लगभग 4,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट सब चल रहे हैं, इसको आप लोग देखते रहिएगा। मिलान के लिए आने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगली पॉइंट में देखते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में इससे तो 1,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दोस्तों अगले व्यवस्था में करते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगली पॉइंट में है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु कितने करोड़ की व्यवस्था की गई है दोस्तों, तो 1,088 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दोस्तों अगली पॉइंट में देते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए कितने व्यवस्था की गई है, 427 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। उक्त योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये योजना जो ग्रामीण विकास से संबंधित थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चल रही थी। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से हमने इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे की पॉइंट में हमें क्या और पढ़ाना है। दोस्तों पंचायती राज से संबंधित व्यवस्थाएं देखते हैं कि पंचायती राज संबंधित व्यवस्थाएं में क्या प्रावधान किया गया है बजट 26-26 में, 25-26 में। तो देखते हैं दोस्तों, पहली पॉइंट दिया है पंचायती राज में स्वच्छ भारत मिशन कोष्टक में ग्रामीण दिया है हेतु 2,045 करोड़ रुपये व्यवस्था किया गया है। बस यही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किस योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया, यही पूछने की संभावना, और उससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अगली पॉइंट है, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ की व्यवस्था प्रावधान किया गया है। अगली पॉइंट है, ग्रामीण शमशान घाटों के विकास हेतु 244 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगली पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रावधान किया गया है। अगली पॉइंट है, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये भी आप लोग विशेष ध्यान दिए देखिए। इसको केवल एक स्क्रीनशॉट लेकर 3-4 बार देख लीजिएगा, और इसको वीडियो में एक बार थोड़ा स्पीड बढ़ा कर आप लोग देख लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों पंचायती राज विभाग में ये व्यवस्था किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे की योजना में क्या बताया गया है। दोस्तों इसी के आगे में बताया गया है, इसी के आगे बताया गया कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा या ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह बारात एवं न्याय सामाजिक योजना के लिए उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना पाना। कौन सा भवन निर्माण किया जाएगा विवाह में, उत्सव भवन, उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ है उत्सव भवन, उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों विधान पर ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह एवं बारात के सामाजिक आयोजन के लिए, किसके लिए उत्सव भवन का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह एवं बारात सामाजिक योजना के लिए। अब दोस्तों देखते हैं प्रदेश में जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की सेवाएं हैं, कृषि एवं संबद्ध से संबंधित जो सेवाएं हैं उसके लिए हमने इसमें बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों पहली पॉइंट देखते हैं कि प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों के क्षेत्रादान उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके लिए दोस्तों 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में कर रखी है। अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा। कौन नीति, उत्तर प्रदेश स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत बीज पार्क विकास परियोजना संचालित की रही है, जिसके लिए 251 करोड़ रुपये का व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
तो इस तरीके से दोस्तों बीज पार्क की विकास परियोजना किस नीति, आपको इस तरह पूछ सकता है दोस्तों कि बीज पार्क विकास परियोजना जो संचालित की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो किस नीति के अंतर्गत आती है? तो उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए 124 करोड़ रुपया की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं पीएम कुसुम योजना। दोस्तों पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान बजट में किया गया। दोस्तों इसमें यही खाली पूछेगा कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। इसमें इसका उद्देश्य पूछेगा और इसमें कितना का प्रावधान किया गया है। इसमें का जो प्रावधान कितना है, तो प्रावधान कितना है ये है। तो इस तरह की इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 509 करोड़ की व्यवस्था किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों तो अगली पॉइंट इसमें देखते हैं, जब कृषि क्षेत्र में क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई तथा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना हेतु 200 करोड़ की व्यवस्था की गई। दोस्तों ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, वेरी। इसमें पूछ देगा कि दोस्तों की यूपी एग्रीज परियोजना जो है संचालित की जा रही है, वो किस बैंक द्वारा संचालित है? तो वो किसके द्वारा है संचालित है दोस्तों? विश्व बैंक से। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना कौन है? यूपी एग्रीज परियोजना। कितने प्रावधान किया गया है? 200 करोड़ रुपये प्रावधान प्रस्तावित है इसमें भी। दोस्तों अगला देखते हैं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। इसमें अनुसंधान से संबंधित क्या? जनपद कुशीनगर में महात्मा गांधी बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। दोस्तों पूछ लेगा कि महात्मा गांधी बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी दोस्तों? ये की जाएगी कुशीनगर में। कहाँ की जाएगी? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कुशीनगर में। इसके हेतु कितने का करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया? 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यों के लिए 25 करोड़ का व्यवस्था। इसके जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसमें अनुसंधान कार्यों के लिए, कार्यक्रमों के लिए 125 की व्यवस्था की गई है। 25 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं, प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों विभिन्न कार्यों हो तो 86 करोड़ का प्रावधान। दोस्तों इसमें जो है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है मेन, इसी को आप लोग ध्यान रखते रहिएगा, आने की संभावना पूरी है इसको। तो दोस्तों आगे देखते हैं बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्या प्रावधान सरकार ने कर रखा है बजट में, या कितना प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों इसमें लिखा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचित सिंचाई योजना के लिए 720 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अगली पॉइंट है राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना हो तो 650 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। तीसरा योजना है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन धनराशि का व्यय 300 करोड़ रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है। दोस्तों ये तीनों जो योजना है, दोस्तों ये जो तीनों योजना है ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कितने का प्रावधान किया गया वही है, इसमें 720 करोड़ का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये का व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों गन्ना, अगली पॉइंट है, हेडिंग है गन्ना एवं विकास एवं चीनी उद्योग। गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कितना व्यवस्था? 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान कर रखी है सरकार। तो दोस्तों इस तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको अब देखते रहिएगा कि इसमें खाली इतना याद करना है कि इसमें उद्देश्य नहीं याद करना है, किस योजना पर सरकार ने कितनी बजट का प्रावधान कर रखा है, यही मिलान आने की संभावना है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि बजट में आगे क्या बताया गया है। चीनी उद्योग वाले मामले में और क्या है, पिपराई चीनी मिल में 60 KLPD क्षमता की डिस्टिलरी स्थापना है तो 90 करोड़ की व्यवस्था, तथा बंद पड़ी छाता चीनी मिल में 200 TCD क्षमता की नई चीनी मिल लॉजिस्टिक
हब वेयर हाउसिंग कम्प्लेक्स की स्थापना हेतु इतना करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। दोस्तों यही पूछने के कि पिपराइच चीनी मिल में कितने स्थापना हेतु कितने का प्रावधान किया गया है, तो 90 करोड़ की, और जो बंद पड़ी छाता चीनी मिल है उसके लिए कितने का प्रावधान किया गया है, तो 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं दूध विकास से संबंधित क्या प्रावधान है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगली पॉइंट है दुग्ध संघों को सुदृढ़ एवं पुनर्जीवित करने हेतु 160 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जहाँ पर हमको लग रहा है कि यहाँ इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हमको लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ाना चाहिए, वहाँ पर हम स्लो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देखते रहिएगा। जहाँ थोड़ा हमको लग रहा है कि कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर हम उतना ज़्यादा रुक कर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं पशुधन मिशन। दोस्तों पशुधन मिशन में पहला पॉइंट है आवारा गायों के भरण पोषण के लिए 2000 करोड़ रुपये प्रावधान किया जा रहा है। बृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ का व्यवस्था प्रावधान किया गया, इसको देखते रहिएगा। अगली पॉइंट है पशु चिकित्सालय पशु सेवा केंद्र शुद्धिकरण हेतु 123 करोड़ रुपये व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अगली पॉइंट को देखते हैं मत्स्य पालन। मछली पालन के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने बजट में कर रखा है। मत्स्य पालन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों, इसमें देखते हैं पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपये तथा महिलाओं के लिए 115 करोड़ रुपये का व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये देखिएगा कि यहाँ देखिए दोस्तों पुरुष है, यहाँ देखिए दोस्तों महिला है। पुरुष के लिए दोस्तों कितने का प्रावधान किया गया है, ये देखिए पुरुष के लिए दोस्तों हम दूसरे रंग से कर देना 195 करोड़ और महिलाओं के लिए 115 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एयर पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये मत्स्य पालन हेतु ये भी पूछ सकता है दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो मत्स्य पालन के लिए की गई है। दोस्तों में पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान यहाँ पर किया गया। दोस्तों जो योजना चलाई जाती है जो एकीकृत पार्क के मार्केट के निर्माण हेतु, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चलाई जा रही है इसमें मछलियों का पालन करने के लिए जो लाभार्थियों पुरुष लाभार्थियों महिलाओं को जो यहाँ पर दिया जा रहा है पैसा या बजट का प्रावधान किया जा रहा है, उसके मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं कि अगले पॉइंट में सहकारी हेतु क्या प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट सहकारी, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक IT तकनीक से सुसज्जित करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने, उन्नयन एवं साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की नई योजना लाई जा रही है। आगे पॉइंट देखते हैं पैक्स के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण हेतु ब्याज अनुदान हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। अगली पॉइंट देखते हैं रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण योजना के अंतर्गत 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो अगली पॉइंट में देखते हैं दोस्तों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है इसके लिए। इसमें पहली पॉइंट है दोस्तों प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आच्छादित 3.60 करोड़ और अंत्योदय एवं पात्र कार्डधारकों को प्रतिमाह लाख मीट्रिक राशन वितरित किए जा रहे हैं। दोस्तों इसमें पूछने की यही संबंध है कि अंत्योदय एवं पात्र परिवार कार्डधारकों को प्रतिमाह कितने लाख मीट्रिक टन राशन निःशुल्क वितरित किए गए, उसमें 8 लाख आप लोग बताएंगे। अगली पॉइंट में देखते हैं दोस्तों 8 लाख में दोस्तों आपको बता देते हैं जो 8 लाख है इसको अलग से कर लीजिए ताकि आप लोग इसके साथ लेंगे तो इसको आपको सहूलियत होगी आपको देखने में कि किस योजना के लिए, अंत्योदय के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए, इसको आप लोग ध्यान रख रहिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 92.30 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न देने का निर्णय रूप राज्य इसका वितरण पुनः प्रारंभ कर दिया है। ये देखिएगा दोस्तों पूछ सकता है कि कब से किस डेट से अगले 5 साल तक में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2024 से।
दोस्तों अब देखते हैं आगे। अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति कार्ड प्रतिमाह 1 किलोग्राम की दर से लगभग 12,283 मीट्रिक टन चीनी त्रैमासिक आवंटित की जा रही है। अगला पॉइंट है अन्नपूर्णा भवन के निर्माण हेतु 200 करोड़ का व्यवस्था का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखें कि अन्नपूर्णा भवन निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये व्यवस्था का प्रावधान कर रखा गया है। इसमें आगे पॉइंट देते हैं दोस्तों, शिक्षा के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या प्रावधान सरकार ने कर रखा है। बेसिक शिक्षा में पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को कक्षा 12 तक स्रोत्तर करने तथा कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों को अवस्थापना सुविधा विकास हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है पीएम श्री योजना। दोस्तों पीएम श्री योजना का चयनित स्कूलों को बच्चों को स्मार्ट शिक्षा जोड़ने के लिए 580 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसमें दोस्तों ये पूछने का चांस बना है, पीएम श्री योजना के तहत 580 करोड़ रुपये व्यवस्था का प्रावधान किया गया है बजट में। अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु राज्य निधि से 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था, निःशुल्क यूनिफॉर्म हेतु 169 करोड़ रुपये, परिषदीय विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं के परीक्षण शुल्क की पूर्ति होती लगभग 38 करोड़ रुपये व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों तो आगे देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा हेतु क्या क्या व्यवस्था किया है सरकार ने। माध्यमिक शिक्षा देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा में पहला पॉइंट है दोस्तों कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 666 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान सरकार ने कर रखा है। अगली पॉइंट है राज्य की उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण विस्तार विद्युतीकरण भूमि क्रय भवन के लिए 479 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान कर रखा है दोस्तों। अगली पॉइंट है सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय व स्थापना सुविधाओं के अंतर्गत 150 करोड़ का व्यवस्था प्रावधान लिखा है। अगली पॉइंट है अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 80 करोड़ का। दोस्तों उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण हेतु 25 करोड़ का प्रावधान दोस्तों ये रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बजट में हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन बजट में पढ़ाना आवश्यक होता है। इस वजह से दोस्तों इसमें पढ़ाया जा रहा है, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट कहेंगे वहाँ पर हम इंगित कर दे रहे हैं, उसको आप लोग याद रखे रहिएगा। जैसे इसमें उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल कहाँ पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल कहाँ है, तो लखनऊ में है। इसके निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट देते हैं, राजकीय शिक्षा महाविद्यालय निर्माण हेतु 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट है, माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत अध्ययन विद्यार्थियों छात्रवृत्ति हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूसरा है, पूर्वांचल का पहला और प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल गोरखपुर जिले में स्थापित अधोसंरचना किया जा रहा है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये दूसरे में पूछेगा इस तरह की पूर्वांचल का पहला और प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल किस जिले में स्थापित किया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है, तो कहाँ संचालित किया जा रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हम दूसरे मार्कर से इंगित कर दे रहे हैं, कहाँ पर, गोरखपुर। आप लोग इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, जनपद गोरखपुर में एनटीसी प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण प्रारंभ कर दिया गया, जिसके लिए 20 करोड़ की व्यवस्था, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर पूछ देगा कि गोरखपुर यहाँ एनटीसी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण कहाँ किया गया है, तो गोरखपुर में कर दिया गया, जिसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया। दोस्तों इस तरीके से जो हम ब्लू कलर से इंगित कर रखे हैं, ब्लू कलर से वही दोनों पॉइंट इसमें समग्र शिक्षा में वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ये जो हरे वाले में जो है 25 करोड़ वाला और लखनऊ वाला ये वाली पॉइंट वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। आधुनिक बहुत और अंदर जाएगा तो बहुत अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी हेतु 880 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान कर रखा है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसको देखते रहिएगा। अब देखते हैं दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में सरकार ने क्या क्या प्रावधान कर रखा है। दोस्तों उच्च शिक्षा में आते हैं,
पहला इसमें देखते हैं, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 600 करोड़ की व्यवस्था प्रावधान कर रखा गया है। अगली पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाले मेधावी छात्रों की स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ का व्यवस्था प्रावधान किया गया है। अगला, मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह के देखते हैं दोस्तों आगे की व्यवस्था में हमको क्या क्या बजट में क्या क्या पढ़ाना है दोस्तों। भी उसी में विंध्य धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। अगली पॉइंट है, प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय आदि सुविधाओं के लिए 50 करोड़ का। अगली पॉइंट है, राजकीय महाविद्यालय के निर्माण भवनों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इसमें जो है मेन इम्पोर्टेंट है विंध्याचल धाम परियोजना, जिसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था किया गया है। तो यही इम्पोर्टेंट है इस योजना, इसको विशेष ध्यान रूप से आप देख लीजिएगा। अब अगले पॉइंट देखते हैं, तकनीकी शिक्षा। दोस्तों प्रदेश में 184 डिप्लोमा स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कितने डिप्लोमा स्तर में? 184, ये पूछ सकता है। 36 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछ देगा दोस्तों कि प्रदेश में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है तो कितने? 36 को, एक विशेष ध्यान दीजिएगा। अगली पॉइंट में दोस्तों राजकीय पॉलिटेक्निक में 251 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं, ये भी पूछने की संभावना है दोस्तों। तो इस तरह से इसको देखते रहिएगा दोस्तों। राजकीय पॉलिटेक्निक में नवीनतम तकनीक से सुसज्जित उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयन स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रावधान किया गया है दोस्तों। अब अगली पॉइंट दोस्तों कि राजकीय पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लास और रूम प्रयोगशाला के निर्माण जिगड़ हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रदेश व्यवस्था किया गया है तथा प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा हेतु उत्कृष्टता केंद्र के 1 करोड़ की व्यवस्था किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख लिए है कि तकनीकी शिक्षा में सरकार क्या काम कर रही है, ये तकनीकी शिक्षा को किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। आगे दोस्तों की व्यावसायिक शिक्षा हेतु क्या किया जा रहा है सरकार द्वारा। और दोस्तों की व्यावसायिक शिक्षा दोस्तों वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संचालित हैं, जिनमें सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न ट्रेडों के लिए 1,90,064 सीटें उपलब्ध हैं दोस्तों। इसमें ये पूछने की संभावना है कि वर्तमान में प्रदेश में कितने राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, तो उसमें से आप पूछ सकता है। तो इसको हम अलग से इंगित कर दे रहे हैं 286 राजकीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वर्तमान में हमारे यहाँ संचालित है प्रदेश में। अगली पॉइंट देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगली पॉइंट है कि राज्य के विभिन्न राजकीय विद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 47 में महिलाओं प्रशिक्षण हेतु महिलाएं शाखा संचालित की जा रही हैं। राज्य में महिलाओं के लिए 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। ये दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन तभी अगर सरसरी निगाह से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, इस वजह से पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या प्रावधान किया गया है, इसको देख लेते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों। प्रदेश में विज्ञान और पार्कों की साइंस सिटी निश्चितशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ तथा वाराणसी में साइंस सिटी निश्चितशाला 5 करोड़ की, ये दोस्तों मिलान के लिए आने की संभावना है। या तो इसमें मिलान के लिए ना आएगा तो कथन कारण के आने की संभावना है, क्योंकि कथन कारण की प्रासंगिकता और पूछने की संभावना हर वक्त आर में ज़्यादा रहती है। आर की ऊपर से पैटर्न आप लोग PCS में देखे हैं कि इसका पैटर्न भी बदला हुआ है थोड़ा, इस वजह से इसका पैटर्न पूछने की चांस पूरा बना हुआ है कि कथन कारण में पूछने की संभावना है। तो इस तरह के इसको देखते रहिएगा कि आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ की व्यवस्था और वाराणसी में साइंस सिटी के हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको अलग से करेंगे, इसमें 25 करोड़, इसमें 5 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। आगे दोस्तों सामाजिक सुरक्षा से जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उसका देखेंगे। महिला विकास से संबंधित योजना में
दोस्तों पहला इसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों देखते हैं अगला वाला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 700 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पूछ देगा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है तो कितने करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है बजट 2025-26 में, तो कितने का प्रावधान किया गया है? 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों आगे में पॉइंट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों आगे के पॉइंट में है वाराणसी मेरठ प्रयागराज, वाराणसी मेरठ प्रयागराज गोरखपुर कानपुर देखते हैं दोस्तों, वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर कानपुर झांसी आगरा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रों के निर्माण हेतु नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो ये प्रकार से इम्पोर्टेंट हो गया है, देखते रहिएगा, कहाँ कहाँ पूछ लेगा तो हम इसको मार्क कर दे रहे हैं, मार्क में देख लीजिएगा। वाराणसी में, मेरठ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, कानपुर नगर में, झांसी में और आगरा में 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। 7 पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, दे देगा जिलों का नाम, या तो इस तरह पूछ देगा कि मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्राओं का निर्माण हेतु कितने जिलों में इसका प्रस्तावित है, तो 7 जिलों में प्रस्तावित है। इस तरह के इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगली पॉइंट देखते हैं, कोविड के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की देखभाल में आर्थिक सहायता के लिए संचालित की जाए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ की व्यवस्था। ये भी सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। अगली पॉइंट है, पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पोषाहार हेतु लगभग इतने करोड़ का व्यवस्था, कितना का 4119 करोड़ रुपये का व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायियों को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 975 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगली देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखेंगे कि अगला पॉइंट में समाज कल्याण हेतु क्या प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। इसके लिए लगभग 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आगे दोस्तों देखते हैं, आगे समाज कल्याण मंदिर दोस्तों 81 के इतना प्रावधान के समाज के सभी बेटियों की शादी के लिए उपलब्ध कार्य कराने का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 5,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था 550 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं, अनुसूचित जाति की वंचित बेटियों की विवाह के लिए विवाह अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समान वर्ग की वंचित बेटियों के विवाह के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगली पॉइंट है, वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवासीय गृहों के संचालन हेतु शैक्षिक संगठनों की सहायता उपलब्ध कराने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु 959 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों जनजाति में आ जाते हैं, जनजातियों में क्या प्रावधान किया गया सरकार द्वारा, उसको देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट छात्रवृत्ति योजना है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए जनजाति है, यहाँ पर अनुसूचित जाति है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये दोनों का प्री मैट्रिक की छात्र योजना के लिए 6 करोड़ का, यहाँ पर 961 करोड़ का दोस्तों। एसटी के लिए 6 करोड़, वहाँ पर एससी के लिए 968 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं, पीएम जनजातीय न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों का समग्र विकास किया जाना है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें यह पूछने की संभावना है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी ने के किस अभियान के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों का समग्र विकास किया जाना है, तो किसका, पीएम जनमन योजना के तहत, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु क्या किया प्रावधान सरकार ने किया है।
दोस्तों पिछड़ा वर्ग कल्याण, इसमें पहला पॉइंट पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक पोस्ट अभियान के लिए 2825 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके ऊपर दोस्तों SC और ST के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का प्रावधान कर रखा गया था। फिर अगली पॉइंट देखते हैं, पिछड़ा वर्ग गरीब लोगों बेटियों के लिए विवाह अनुदान योजना 200 करोड़ का प्रावधान किया है। तीसरी पॉइंट है कि पिछड़ा वर्ग बेरोजगार युवा युवती कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है बजट में। तो इस तरीके से दोस्तों पिछड़ा वर्ग कल्याण देख लिए, जनजाति विकास कल्याण देख लिए, जाति और अनुसूचित जाति देख लिए है। हम लोग की प्री मैट्रिक में कितना व्यवस्था किया गया, विवाह में अनुदान कितना दिया जा रहा है, कंप्यूटर प्रशिक्षण में कितनी व्यवस्था किया जा रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या व्यवस्था का प्रावधान सरकार ने कर रखा है। दिव्यांग सशक्तिकरण होते हुए देखते हैं दोस्तों कितना किया जा रहा है दिव्यांग सशक्तिकरण। दोस्तों दिव्यांग सशक्तिकरण में पहला पॉइंट दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 2424 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगली पॉइंट है दोस्तों, ये पूछने की संभावना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखते रहिएगा दोस्तों। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण यंत्र का आदि खरीदने के लिए 35 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान। अगला पॉइंट असहाय दिव्यांग व्यक्ति बीमारी उपचार हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं कि 18 संभागीय जिलों में 55 डे केयर सेंटर संचालित हैं जो सर्वण बाधित विकलांग दृष्टि 3 से 7 आयोजित। दोस्तों ये सबसे एक सरसरी निगाह से देखना है, ज़्यादा सीरियस में देखना का, तो सरसरी निगाह से देख लेना है कि इसको पूछने की संभावना उतनी नहीं रहती है, लेकिन तब भी ये सरसरी निगाह से देखना और बजट में हमको पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी दोस्तों ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि जो नहीं पूछने के संभावना रहते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ा दे रहे हैं। अगली पॉइंट है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु 1998 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगली पॉइंट अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 365 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं अगली पॉइंट है वन एवं पर्यावरण, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वन एवं पर्यावरण। दोस्तों इसमें वन एवं पर्यावरण में देखें कि प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश में वृक्षावरण बढ़कर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र पर 9.96% हो गया है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक जो है वन एवं वन वाला। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको एकदम बहुत अच्छे से देखिएगा, वन और उसको भी और पर्यटन वाले को भी। ये दोनों ही पॉइंट एक दूसरे से बहुत कनेक्ट खाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट दोनों पॉइंट है। वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि की दृष्टि उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। कौने स्थान पर? दूसरे स्थान पर है दोस्तों। अगली पॉइंट देखते हैं। वर्ष 21-22 से वर्ष 24-25 तक प्रदेश में 138.98 करोड़ पौधे रोपे गए। कितने? ये याद रखिएगा। मानसून सत्र 2025 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ रुपये रोपने की प्रस्तावित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको अगली पॉइंट है देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र लाल सिरवाला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र गोरखपुर जिले में है। जिसको दोस्तों पूछ लेगा कि देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। वो किस टाइप का है? लाल सिरवाला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है। तो अगली पॉइंट देखते हैं गोरखपुर जिले में प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु नवीन योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से इम्पोर्टेंट वन एवं पर्यावरण को देखते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखिएगा कि प्रदेश में वृक्षावरण बढ़ के तो भौगोलिक वृक्ष का 9.96% हो गया है। वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में दूसरा पायदान पे है। वहीं पर 21-22 से बढ़कर 2024 तक प्रदेश में 138.98 करोड़ पौधे रोपे गए। मानसून सत्र 2025 वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया था। कुछ देगा कि 2000 मानसून सत्र में कितने पौधे रोपने का लक्ष्य गया था? 35 करोड़ का। देश का पहला वृक्षारोपण केंद्र लाल सिरवाला वृक्षर कहाँ है? कि गोरखपुर में है। इसको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह कहते हैं कि अगला पॉइंट है गोरखपुर में जिले में उत्तर प्रदेश मानकीय औद्योगिक विद्यालय स्थापना है तो नवीन परियोजना की, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का व्यवस्था प्रावधान किया गया। दोस्तों अब देखते हैं कि पर्यटन में, अब देखते हैं दोस्तों कि पर्यटन में क्या है।
दोस्तों पर्यटन में क्या प्रावधान किया गया? जनवरी से दिसंबर 2024 तक प्रदेश में 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया, जिनमें से 14 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे। तो इस तरीके से देखें दोस्तों। अगली पॉइंट है मुख्यमंत्री पर्यटन। अब इसमें देखिए जनवरी से दिसंबर 2000 इसका रिपोर्ट पूछ सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हमने पहले बता दिया कि पर्यटन और वहाँ पर वन एवं वृक्षावरण ये सब एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जनवरी से दिसंबर 2024 तक, कहाँ से? जनवरी से दिसंबर 2024 से 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया, जिनमें से 14 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे। इसमें कुछ जगह कितने लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे? कितने? 14 लाख। अगली पॉइंट देखते हैं मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना हो तो 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था। अयोध्या पर्यटन और स्थापना सुविधा विकास हेतु 50 करोड़ रुपये की। मथुरा पर्यटन और स्थापना विकास हेतु 125 करोड़ रुपये के। तथा नैनी सारण पर्यटन, ये दोस्तों ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, कॉरिडोर के लिए भी इसके लिए कितना का प्रावधान किया गया, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अगली पॉइंट है पर्यटकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रमुख राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों किनारे सुविधा विकास के लिए इतना का प्रावधान किया गया है। चित्रकूट में पर्यटन और संरचना विकास के लिए इतना का प्रावधान किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों कि जो पर्यटन वाला क्षेत्र है वृक्षारोपण, वर्तमान में हर परीक्षा में आप देखेंगे कि कितने विदेशी आए। अब विदेशी आए तो कौन राज्य में सबसे ज़्यादा आए, कितने आए, किस प्रकार आए, तो इस पर देखेंगे दोस्तों। पर्यटन और वन वृक्षावरण इसमें मुद्दे सब ज्वलंत है, इस वजह से इसमें हर वक्त प्रासंगिकता इसकी बनी रहती है कि क्वेश्चन कहीं से भी आने की संभावना इसमें है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि न्याय विभाग में भारत सरकार ने क्या क्या प्रावधान कर रखा है। न्याय विभाग में देखते हैं दोस्तों तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के नए भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया गया। दोस्तों चूँकि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ खंडपीठ जो है वो लखनऊ में स्थापित है, उसके भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ या 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान बजट में किया गया था। अगली पॉइंट को देखते हैं दोस्तों कि अगली पॉइंट में हमें क्या व्यवस्था का प्रावधान सरकार ने करा था। अगली पॉइंट है प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था। अगला है अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु CCTV एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान कर रखा गया। अगली पॉइंट उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 352 करोड़ रुपये व्यवस्था का प्रावधान। आगे अधिवक्ता कल्याण निधि समिति हेतु इतना का प्रावधान 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपये व्यवस्था है। पुस्तकों के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान कर रखा गया है। अगली पॉइंट अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण एवं अन्य आवश्यक अवस्थापनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। दोस्तों इसलिए इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक बार आप देख लीजिए। दोस्तों धर्मार्थ कार्य वाला भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मार्थ कार्य के कुछ पॉइंट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये का तथा निर्माण हेतु 5 करोड़ के 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था का बजट में प्रावधान किया गया है। दोस्तों चूँकि अभी महाकुंभ बीता हुआ है, जिस वजह धर्मार्थ और कहीं न कहीं सरकार भी उसी के प्रति ढेर प्रेरित दिख रही है, उसी को उसका वोट बैंक धर्मार्थ कार्य के लिए। इस वजह से इसका पूरा चांस है कि धर्मार्थ कार्य वाला टॉपिक आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, कहीं भी पिछने की संभावना है। तो आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं। मिर्ज़ापुर जिले के त्रिभुजाकार क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, काली खो मंदिर परिक्रमा पथ और सुविधा के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था तब प्रावधान किया गया है। और व्यापक निर्माण कार्य के लिए भी 100 करोड़ का व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं सार्वजनिक उपयोग हेतु संरक्षित मंदिरों जीर्णोद्धार निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों पॉइंट अगली पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाली कि सीतापुर जिले के नैनीसारण पूछ लेगा। नैनीसारण कहाँ है? तो सीतापुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं कि बजट ही पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि नैनीसारण कहाँ है, तो कहाँ पर है? सीतापुर में है। इस तरह के से दोस्तों पूछने का संभावना। श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर कहाँ है? तो मथुरा वृंदावन मंदिर है। तो इस तरह से दोस्तों पूछने की संभावना है। अब देखते हैं दोस्तों आगे जाएंगे खेल एवं युवा कल्याण में क्या क्या सरकार का प्रावधान किया गया है, इसको देखेंगे। दोस्तों खेल एवं युवा कल्याण, राज्य स्तर पर जनपद मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहाँ पर? मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जिसके लिए 223 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा। अगली पॉइंट है दोस्तों जनपद वाराणसी में PP मॉडल पर, किस मॉडल पर? PP मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है।
तथा खेलो इंडिया के तहत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का, किस स्टेडियम का दोस्तों, यहाँ लिखा है सिगरा स्टेडियम। अब दोस्तों हम फिर से इसको दे रहे हैं आपको, ये देखिए है वाराणसी के सिगरा स्टेडियम। और किस मॉडल पर, पीपीपी मॉडल पर निर्माण के तहत किस योजना के तहत, खेलो इंडिया के तहत निर्माण किया जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, मेरठ में बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है, प्रदेश में पहली बार भारत सरकार सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में, कितने जनपदों में, 72 जनपदों में खेलो इंडिया केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 शेष 3 जनपदों में प्रशिक्षणार्थी का चयन करवाई प्रस्तावित है। दोस्तों इस तरह से खेल और युवा कल्याण वाला विभाग वाला टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसको देखते रहिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो राजस्व क्या है, किसानों दुर्घटना में मृत्यु विकलांगता स्थिति में आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगली पॉइंट है, प्रदेश के राजस्व कार्मिकों को ऑनलाइन कार्य हेतु लैपटॉप स्मार्टफोन आदि उपलब्ध कराने हेतु 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग ने इसको देख लिया। राजस्व वाला दोस्तों उतना तो नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन खेल एवं युवा कल्याण वाला आप लोग विशेष ध्यान देते रहिएगा। तो दोस्तों आगे पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं कि पहला, प्रदेश में संभावित परिवहन के क्षेत्र में क्या, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बस स्टेशनों, डिपो, वर्कशॉप आदि निर्माण हेतु वृद्धि से संबंधित 400 करोड़ रुपये परिवहन किया गया है। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के माध्यम से श्रेणी के इलेक्ट्रिक बसों, मध्यम श्रेणी इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर देखा। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं तक पढ़ाएँ, अगली क्लास में भी इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ तो दोस्तों इसमें राजस्व वाले में हम लोग देख लिए हैं। दोस्तों राजस्व वाले में हम लोग देख लिए कि क्या क्या प्रावधान यहाँ पर किया गया है। दोस्तों राजस्व में इतना हो गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बजट में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक पेज और बचा है, तो इसको आगे की क्लास में आगे करना या उसके सही नहीं होगा, इस वजह से इसी क्लास में इसको पढ़ा दिया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों परिवहन हमने पढ़ाई दिया है। दोस्तों अब देखते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण। दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 5.1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों इस वजह से चिकित्सा वाला विशेष ध्यान रखने होगा। दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत की जगह कि यूपी किस स्थान पर है, दोस्तों प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है तो दूसरे से इंगित कर दीजिए कि प्रथम स्थान पर है। कितने करोड़ लोगों को कार्ड बनाए जा चुके हैं, 5.13 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं। दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उन्नत किया जा रहा है। इसमें आरोग्य मंदिर के रूप में वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। दोस्तों अगली पॉइंट है, कितने स्थापित किए जा चुके हैं, 22,681। दोस्तों ये वाली पॉइंट आप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाला विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि जुलाई 2020 से उपकेंद्रों से टेली परामर्श प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रारंभ किया गया है। अगली पॉइंट है, राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्त पोषित पीपी मोड पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पीपी मोड के से दोस्तों की वजह से पीपी मॉडल सार्वजनिक मॉडल पर किया जा रहा है दोस्तों। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पीपी मोड पर जिला अस्पतालों में निःशुल्क सीटी स्कैन उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं आयुष्मान। दोस्तों आयुष्मान वाला पार्ट देखेंगे तो आयुष्मान में प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न जनपदों में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1585 होम्योपैथी चिकित्सालय संचालित हैं। साथ ही 8 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उनमें संबद्ध चिकित्सालय
दोस्तों 2 यूनानी महाविद्यालय, उनमें संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सा संचालित। दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं, वित्तीय और 25-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष्मान विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण को पूर्ण किया जाना है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है तथा जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाना है। दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पूछेगा कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ स्थापना किया जाना है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पर, वाराणसी में। तो इस तरीके से दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र के आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है। दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा वर्तमान में प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालय में 11,800 MBBS सीटें हैं तथा 3,971 PG सीटें हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 25-26 के UG PG के लिए कुल 10,000 सीटें जोड़ने की घोषणा की है। दोस्तों यही पूछने की संभावना है, कितनी सीटें जोड़ने की संभावना है, 10,000। इस साल 10,000 सीटें जोड़ने की संभावना व्यक्त की है, जिसमें से 1,500 सीटें उत्तर प्रदेश को दी जाएंगी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार का है, ये भारत सरकार का है, ये यूपी का है। यूपी को 1,500 सीटें दिए जाएंगी। इसके लिए 2,066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगली पॉइंट दोस्तों, अगली पॉइंट को देखते हैं, दूसरे कलर से देख लेते हैं दोस्तों कि वर्ष 2017 में सरकार मेडिकल कॉलेजों सुपर स्पेशलिस्ट सीटों के लिए 120 थी। शैक्षणिक संस्थान 24-25 के लिए सीटों की संख्या बढ़कर 250 हो गई है। दोस्तों अब देखते हैं, बलिया एवं बलरामपुर जिलों में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 27 करोड़ रुपये एवं 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखें, बलिया एवं बलरामपुर जिले में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना हेतु 27 करोड़ और 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस तरह के चिकित्सा में आप लोग देख लीजिए, एक बार इसमें सरसनी दिमाग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आगे पॉइंट में क्या दिया है इसको आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब निष्कर्ष, और आखिरी में दोस्तों बजट का निष्कर्ष में देख लेते हैं कि निष्कर्ष में क्या बताएगा। 20 फरवरी 2025 को योगी के नेतृत्व वाली सर्व सरकार ने 9वां बजट पेश किया। कौन सा बजट था, 9वां बजट पेश किया। यह 8,08,736.06 करोड़ का बजट का प्रावधान इसमें रखा गया है। कितने का रखा गया है, 8,08,736.06 करोड़ का बजट, जो कि इसमें आगे पढ़ा दिया गया है दोस्तों, क्योंकि निष्कर्ष में पीछे वाला सब लिखना रहता है, इस वजह से इसको भी पढ़ाना जरूरी है। दोस्तों अब देखते हैं कि पिछले साल के बजट, इस बजट में 9.8% की वृद्धि हुई है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने बजट की वृद्धि हुई है, 9.8% की वृद्धि हुई है। नई योजनाओं के लिए दोस्तों कितना 28,478.348 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबसे ज़्यादा आवंटन दोस्तों अवसंरचना विकास के लिए किया गया, उसके बाद शिक्षा पे है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है, ये पहले पे दोस्तों ये है, पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, आवंटन में सबसे पहले पे ए है और दूसरे पे ए है। बजट में समाज के विभिन्न वर्गों जैसे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, आम लोग विभिन्न प्रतिक्रिया पढ़ा दिए दोस्तों पहले ही हमें। और दोस्तों आगे देखते हैं, राज्य का बजट निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के $1 ट्रिलियन बनाने की लक्ष्य की ओर कितने डॉलर की पूर्व जगह थे। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य की ओर अग्रसर है 2025-26 का बजट, तो कितने $1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश बजट को 2 क्लास में देखा। दोस्तों हमने पहला बजट क्लास में पढ़ा दिया है। यदि कोई पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दूसरा देखेंगे, क्योंकि किसी चीज़ की एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जब सीरियल वाइज से देखेंगे दोस्तों तब जाकर इसमें कहीं न कहीं समझ में आपको आता है। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि कहीं कहीं हम बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। दोस्तों जहाँ ये लग रहा है कि बहुत पढ़ाना या बहुत जहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है, वहाँ हमने बहुत स्लो पढ़ाया है। और वहाँ जहाँ की इम्पोर्टेंट, जहाँ हमने स्लो पढ़ाया वहाँ इम्पोर्टेंट, जहाँ इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमने वहाँ इम्पोर्टेंट लिख दिया है, या तो वहाँ पर हमने गोला कर लिया, दूसरे मार्ग से दूसरे कलर से कर दिया है,
तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बजट पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं कोई नई टॉपिक लेकर। धन्यवाद दोस्तों, अगले मिलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के लिए। धन्यवाद।